Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. Today we will start with the third chapter of the syllabus, that is accounting principles. Okay. So let's see the topics that we will cover today. First we will cover the meaning and nature of accounting principles. Accounting principles की meaning क्या है और nature या characteristics क्या है, ठीक है. Next we will cover accounting concepts और assumptions. इनका क्या मतलब होता है, ठीक है. And then we will discuss few concepts like going concern, consistency and accrual. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे. So let's begin. Now before I tell you the meaning of accounting principles, I must tell you in our introductory chapter, the first chapter, very first chapter where I told you about accounting, accountancy and all those things, I had told you कि accounting का purpose है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, है ना. अकाउंटिंग का पर्पस ही है सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. तो सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी काम करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन इसकी जरूरत होती है, कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है ना. आप अपने मन से थोड़ी कुछ करोगे, और अगर अपने मन से आप कर भी लोगे, बहुत अच्छे से भी कर लोगे, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा. स्टैंडर्ड मतलब यूनिफॉर्मिटी, है ना. एक तरीके से काम नहीं होगा, हर इंसान अलग अलग तरीके से करेगा. तो उससे क्या है कि जब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई चीज अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में एक जैसी रहनी, है ना. एक जैसी अगर रहे तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं. कंसिस्टेंट मतलब जो कई सालों बाद भी, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक जैसी रहती है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप देख ले तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है एक जैसा रहना, है ना. कंसिस्टेंट रहना, जो उसमें चेंज नहीं होता, जो एक जैसा एक ही तरीके से काम होता है, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मतलब जब काम एक तरीके से सब लोग करें उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं. कंसिस्टेंट मतलब होता है एक ही सालों साल तक उसमें कोई बदलाव नहीं आना, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, है ना. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, एक स्टैंडर्ड, एक हाई क्वालिटी, एक बहुत अच्छा तरीका से काम करना. तो ये सब कुछ करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स की, रेगुलेशंस की जरूरत होती है ना. नहीं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति, हर अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से काम करेगा. तो उसके बाद दिक्कत क्या आएगी? आपने अपना तरीके से काम किया, मैंने अपने तरीके से काम किया, और किसी और ने अलग तरीके से काम किया. अब आप जब बैठोगे, जब उसको कंपेयर करने बैठोगे तीनों के काम को, तो आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से कंपैरिजन में दिक्कत आएगी, है ना. क्योंकि आप अपने दिमाग से काम किए, मैंने अपने दिमाग से काम किया, और किसी और ने अपने दिमाग से काम किया. कोई रूल फॉलो नहीं किया हम लोगों ने. हमको जो समझ में आया हम लोगों ने अपने अपने तरीके से कर लिया, बहुत अच्छे से किया. लेकिन जब उसको समझने बैठेंगे, जब कंपैरिजन करने बैठेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एवरीवन विल से कि ये सही है, वो सही है ना. तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पे क्या होगा? लड़ाई होगी, वहां पे मतभेद होंगे, है ना. तो मतभेद ना हो, एक तरीके से, बेस्ट तरीके से, जो सबको एक्सेप्टेड हो. सबको एक्सेप्टेड मतलब जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, जिसको सब लोगों की आप बोल सकते हो सबकी सहमति से, है ना, सबने सहमति दी हो, जिसमें जो सबको पसंद आया हो, ऐसा तरीका, ऐसे तरीकों को एडॉप्ट करना अकाउंट में बहुत जरूरी है ना. क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर रिकॉर्ड करने का तरीका सेम नहीं होगा सबका, तो फिर जो पर्पस है अकाउंटिंग का, कंपैरिजन, है ना. जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, कौन कौन है हमारे यूजर्स अकाउंट के? गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, ओनर्स है, मैनेजर्स है. उनको जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो इसीलिए क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए. ओके. तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, एक ही तरीके से काम बार बार करने के लिए, और जिस पर्पस के लिए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बहुत जरूरी था कि हम लोग कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंट बनाए, है ना. अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव तभी किया जा सकता है जब कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, है ना, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन की जाए. ओके. सो दैट इज वाई
principles of accounting started. Okay, it came into existence. Now what are principles? What are accounting principles? है ना? Let's discuss. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना? बार बार हम लोग बता रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इनका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स. सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट है, रूल्स बने हुए हैं, है ना? स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड मतलब एक आइडियल सिचुएशन जो आप रीच करना चाहते हो, जिससे कंपैरिजन करना है और जहां तक पहुंचना है ना, दैट इज अ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल होता है, उस लेवल को अचीव करना है, कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है ना? तो सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स है, बने हुए रूल्स का सेट है ना? और स्टैंडर्ड है जिनको मेंटेन करना है, एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करना है. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, which are generally accepted by the accountants all over the world. पूरे दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इंडिया की या सिर्फ एक जगह की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड these are generally accepted. generally मतलब सबकी सहमति है, सबने एक्सेप्ट किया, सबने माना है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये बेस्ट है ना? तो these principles are the set of rules. ऐसे रूल्स हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में सारे अकाउंटेंट्स लोगों ने माना है कि ये सही है ना? सबने एक्सेप्ट किया है. by the accountants all over the world as general guidelines for the preparation of the accounting statements. accounting statements हम लोग प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए एक गाइडलाइन के रूप में इनको एक्सेप्ट किया गया है, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया. ठीक है, पूरी दुनिया मतलब अकाउंटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह सारे अकाउंटेंट्स लोग काम कर रहे हैं, सब ने इनको, इन रूल्स को और इन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया है एज जनरल गाइडलाइन, है ना? जनरल गाइडलाइन मतलब इनके गाइडेंस के हिसाब से ही अकाउंटिंग मेंटेन करना सही है. ठीक है, ये सबने माना है. फॉर प्रिपेयरिंग द accounting statements. Okay, so these are also called generally accepted accounting statements. इसीलिए इसको हम लोग गैप बोलते हैं, गैप, GAAP. गैप मतलब generally accepted accounting principles. principles का मतलब ही होता है रूल्स. ठीक है, principles मतलब रूल्स. ठीक है, और ये रूल्स और ये स्टैंडर्ड्स को जब हम साथ में लेके इकट्ठा इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, जो इसमें स्टैंडर्ड्स भी आते हैं और उसमें रूल्स भी आते हैं. रूल्स मतलब किस तरीके से काम करना है, और स्टैंडर्ड का मतलब है क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है ना? तो ये दोनों को लेके हम लोग जब साथ में चलते हैं तो बनता है क्या? गाइडलाइन, है ना? किन तरीके से आपको अकाउंटिंग को, रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना है, सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना है, जिससे कि पूरी दुनिया में एक ही तरीका अकाउंटिंग का फॉलो हो. आप इंडिया में बैठ के अकाउंट्स बनाओ, चाहे आप अमेरिका में बैठ के अकाउंट्स बनाओ, आप इजीली कंपेयर कर पाओगे, बिकॉज आप यू आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स, है ना? आप एक ही तरीके को फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो कंपैरिजन इजी है, समझना इजी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है. कोई अमेरिकन अकाउंटेंट आके अगर आपका अकाउंट देखेगा, वो भी समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है. आप अगर अमेरिका जाके या कहीं किसी देश में जाके आप देखोगे, आप भी समझ जाओगे, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल. एग्जैक्टली सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है. जनरल मतलब ओवरऑल, है ना? इस गाइडलाइन के अंदर ही आपको काम करना है. अंदर में आप थोड़ी बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओवरऑल रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे. एम आई क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनको फॉलो करते हुए पूरी दुनिया के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके नेचर क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, सबसे पहला यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. ये एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, थ्रू आउट सब लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है ना? कोई मैं जो कर रही हूँ
आपको पता है कि मैं किस तरह से क्या रूल्स को फॉलो करके ये चीज बना रही हूँ, आप जो कर रहे हैं वो मुझे पता है कि आप किस तरह से क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो दीज आर यूनिफॉर्म रूल्स, सबके लिए एक जैसा है, किसी के लिए अलग नहीं है। ओके, तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है जो दी गई है, ये सबको फॉलो करनी है ना। देन मैन मेड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन, ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब जो पढ़े लिखे पुराने जमाने में जो इकोनॉमिक्स थे, जो थिंकर्स थे, जो अकाउंट्स की फील्ड के जो एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज थे, दे हैड विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, लॉट ऑफ थॉट, दे हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रिंसिपल। उन लोगों ने बहुत, इसके पीछे उनकी बहुत गहरी सोच है ना, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज मतलब उनका एक्सपर्ट नॉलेज है, तब उन लोगों ने इसको बनाया है। इन प्रिंसिपल्स को ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसको बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस लगा है। ठीक है, सो दिस इज मैन मेड, मतलब इंसान ने बनाया है। और एक्सपीरियंस और रीजनिंग, रीजनिंग मतलब आपने इंटेलिजेंस, आपने बहुत ज्यादा सोच और बहुत ज्यादा समझदारी से इसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट स्टैटिक, दीज आर नॉट स्टैटिक, मतलब ये एक जैसा फिक्स नहीं है, एकदम ये नहीं, रिजिड नहीं है कि हमको तो ऐसे ही करना है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से ये मोल्ड हो जाएगा, उसके हिसाब से ये बदल सकता है। ये रिजिड नहीं है कि हाँ किसी भी स्थिति में बस यही फॉलो करना है, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो एक जगह अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वैसा नहीं है। ओके, दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड विथ respect to time, with respect to use and with respect to government policies। अगर कभी समय ऐसा आया है ना जिस समय इसको बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के ही जाना है ना। दूसरी चीज, अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग जो है यूजर्स ओरिएंटेड है, यूजर्स के लिए बनाई जाती है ना, यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है ना। कौन है यूजर्स, मैंने आपको बताया। तो उन यूजर्स के पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि उनको किस लिए अकाउंटिंग की जरूरत है, इसीलिए ये रूल्स ऐसे ही मेंटेन किए जाते हैं, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े तो यूजर्स के हिसाब से जो सबसे सही तरीका है वो एडॉप्ट किया जाए। ठीक है, तो समय के हिसाब से भी चेंज होगा। आज के जमाने में जो सही है वो चल रहा है, कुछ साल बाद हो सकता है कोई नया तरीका जो ज्यादा सूटेबल हो, उस जमाने के हिसाब से एडवांसमेंट आता है। आपको पता है ना, टेक्नोलॉजी और हर चीज चेंज होती है, एडवांसमेंट आता है विथ टाइम, है ना। तो हमको समय के हिसाब से बदलाव लाते रहना है इसमें, और ये बदल सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट स्टैटिक, इट कैन बी चेंज। यूज के हिसाब से भी, पर्पस के हिसाब से भी, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज हुआ जा सकता है। एंड देन पॉलिसी चेंज, पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट की जब पॉलिसी में चेंज आता है, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाती है अपने कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके हिसाब से भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें आराम से समय के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं टू मेक देम बेटर, है ना। हमेशा उसको और अच्छा करने के लिए स्कोप है। नेक्स्ट इज रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब दे आर वेरी रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब मैंने पहली सेशन में आपको बताया। रेलिवेंस मतलब जो यूजफुल है, पर्पसफुल है, जिसका कोई मतलब है ना, बेमतलब का, बेफिजूल का, अननेसेसरी नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत ही यूजफुल है, इनका बहुत ज्यादा मतलब है, बहुत ज्यादा पर्पस है। ठीक है, तो बेकार के प्रिंसिपल्स नहीं है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्पसफुल प्रिंसिपल्स। ओके, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है किसी चीज में आप अपने बायस लेकर नहीं आ रहे हो। बायस मतलब कि आपको जो सही लगता है बस आप वही करोगे, नहीं। बायस मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज के प्रति पक्षपात करो, है ना। तो आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आप प्रेजुडिस्ड नहीं हो, आप बायस्ड नहीं हो, आप वही करोगे जो सही है ना। तो प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिव है, अनबायस्ड है, जो किसी के फेवर में नहीं है, जो सही है उसके फेवर में। ठीक है, और दूसरी चीज वेरीफाइबल है। वेरीफाइबल मतलब जिसको आप टेस्ट कर सको, है ना, जिसको आप पता कर सको कि वो सही है कि नहीं है। ट्रूथफुलनेस, करेक्टनेस को टेस्ट करा जा सके,
तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे, these are verifiable which you can test whether they are true or not, whether they are correct or not. Okay, and at the same time they are free from bias, they are free from personal judgment. आपके अपनी सोच के हिसाब से नहीं बना वो एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से, जनरल पर्पसफुलनेस के हिसाब से बना है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज feasibility. feasible है, नॉन कॉम्प्लेक्स एंड लो कॉस्ट. नॉन कॉम्प्लेक्स, सिंपल है. जो भी प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है, वो बहुत सिंपल है, बेसिक है, इस तरीके से बनाई गई है कि सबको इजीली समझ में आए, है ना, सब लोग इजीली फॉलो कर सके. feasible means something which you can follow, something which you can apply, something which you can maintain, है ना. तो feasibility का मतलब है वो हो सकेगा कि नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं. तो पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी तरीके से बनाया गया है कि सबको समझ में आए, और लो कॉस्ट, इसमें कॉस्टिंग बहुत कम आती है. इन रूल्स को फॉलो करना बहुत आसान है. ठीक है. सो बेसिकली वी हैव सीन व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. बहुत इजी है. सबसे पहला यूनिफॉर्मिटी है, समानता है, एक जैसा है. मैन मेड मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, है ना, पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने बनाया. नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज रेलिवेंट, मीन्स इट इज यूजफुल, अननेसेसरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें बायस नहीं है, अपनी सोच के हिसाब से नहीं, सबको एक साथ में लेकर सबकी सोच के हिसाब से, सबके पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया. वेरी रेलिवेंट, very objective, unbiased, okay, and it is also verifiable, which you can verify, which you can test कि सही है कि नहीं है. And the last one is feasible, that means whether it can be easily applied. Yes, it can be easily applied because of the low cost and because of the simplicity. Non-complex, complex मतलब जो बहुत ज्यादा जटिल हो, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो. ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, इजी है. ओके, so these are the nature of accounting principles. Now we will move on to the second topic for today, that is accounting concepts or assumptions. ठीक है, concepts or assumptions. Now before I move into accounting concepts or assumptions, I must tell you कि principles को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. एक को कॉन्सेप्ट और assumptions और दूसरा पार्ट है प्रिंसिपल्स खुद. ठीक है. तो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या होता है. नाउ लेट्स डिस्कस कॉन्सेप्ट और assumptions क्या होते हैं. तो कॉन्सेप्ट और assumptions वो होते हैं जो आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में जो आप यूज करते हो, है ना, आपकी कुछ सोच है, आपको कुछ सही लगता है, आप कुछ चीजें मान के चलते हो, है ना, जो चीज आप मान के चलते हो, अज्यूम करते हैं. जैसे अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं, है ना. इकोनॉमिक्स में भी आपने एजम्पशंस पढ़ा है. तो एजम्पशंस मतलब आप अज्यूम करके चल रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि ये चीजें ऐसी रहेंगी, है ना. तो ये सब चीजें जब आप करते हो इन प्रैक्टिस, आप अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में ये काम कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कई सालों तक आप ऐसा कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ ये सही है, तो वो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपकी सोच है, एजम्पशंस है, इन्हीं को आप रूल्स में बदल देते हो. यही रूल्स बन जाते हैं जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज होता चलता है ना, और सही लगने लगता है, तो ये जनरली एक्सेप्टेबिलिटी पा लेता है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पा लेता है ना, सब लोग इससे सहमत होने लगते हैं और फिर ये रूल्स बन जाता है. ठीक है. तो शुरू से ये रूल नहीं था, ये क्या था, एजम्पशंस था, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपकी सोच, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस में इसको यूज कर रहे थे. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय सालों के बाद आपको लगने लगा और भी लोगों को लगने लगा कि ये सही है, तो वो रूल्स बन गया, है ना, फिर सब उसको फॉलो करने लगे. So this is what concepts और assumptions are all about. Principles मतलब जो रूल्स बन गए, और concepts मतलब जो रूल्स बनने के पहले आप फॉलो कर रहे थे और आपको सही लगा, आपने अज्यूम किया था, आपने माना था, है ना, कुछ सोच थी और उसको बाद में रूल्स में बदल दिया. जब रूल्स बन गए तो वो प्रिंसिपल बन गए, और प्रिंसिपल बनने के पहले वो आपके assumptions थे, वो आपकी सोच थी जो आप मान के चल रहे थे. ठीक है. So concepts provide the foundation for the accounting process. Foundation मतलब नींव, foundation मतलब basis, है ना. तो basic accounting, you can say concepts, basic fundamentals, जिसके basis पे आप accounts को maintain करते हो, accounting records को maintain करते हो. ठीक है.
हाउ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड। ठीक है, ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से, कौन सा सही तरीका है अकाउंट को मेंटेन करने का, रिपोर्ट करने का, है ना, रिकॉर्ड करने का। तो कन्वे सेम मीनिंग टू ऑल पीपल। जब भी कोई आपके अकाउंट्स को देखे, आपके रिकॉर्ड्स को देखे, तो जितने लोग भी देखें सबको एक ही मतलब समझ में आए उसमें से। ये नहीं कि उससे कुछ लोग कुछ और मतलब निकाले, कुछ लोग कुछ और मतलब निकाले। उसका मतलब इतना क्लियर होना चाहिए। द मीनिंग शुड बी सो क्लियर दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एग्जैक्टली इन द सेम वे टू ऑल द यूजर्स। जो लोग भी उसको यूज करें उनको सबको वो सेम मीनिंग कन्वे करे। ओके, सबको एक ही तरीके से वो समझ में आए। नेक्स्ट इज टू मेक अकाउंटिंग मोर मीनिंगफुल। मोर मीनिंगफुल मतलब जिससे अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो एग्जैक्टली फुलफिल हो सके, सही तरीके से अकाउंटिंग हो सके, पर्पसफुल हो सके। ठीक है, एंड वंस एक्सेप्टेड, ओके, रूल्स डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ये मैंने आपको बताया कि ऐसे रूल्स जिनको हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, वो बनने के पहले क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से, है ना, कुछ अपने एजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ सोच लेके चलते हैं, उनको अप्लाई करते आते हैं, सालों तक हम उनको प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, और जब वो अच्छा रिजल्ट देने लगता है, हमें सही लगता है और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिलने लगती है, तो वो रूल्स बन जाते हैं। ओके, सो वंस एक्सेप्टेड दे बिकम प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि प्रिंसिपल्स में और कॉन्सेप्ट्स में या एजम्पशंस में क्या फर्क है। एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो आप अपनी सोच के हिसाब से, है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रैक्टिस में लाते हैं, है ना, ओवर अ पीरियड। और जब वो प्रैक्टिकली सही लगने लगता है और जनरली एक्सेप्टेड हो जाता है, सबको सही लगने लगता है, जिसका आउटकम अच्छा होता है, तो वो रूल्स बन जाता है, फिर वो सब लोग यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो रूल्स बन जाता है तो वो प्रिंसिपल्स कहलाता है। और रूल्स बनने के पहले वो कॉन्सेप्ट होता है, वो एजम्पशंस होता है जो आप मान के यूज करते चले जा रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, now there are various concepts which are in your syllabus. Mainly three are there in your syllabus, that is going concern concept, consistency concept and accrual concept. ठीक है, तीन मेन ये आपके सिलेबस में है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब बिजनेस, कंसर्न मीन्स बिजनेस, एंड गोइंग मतलब जो विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, विच इज नॉट क्लोजिंग, है ना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? आप ये कॉन्सेप्ट मतलब एजम्पशंस, आपने कुछ मान लिया है, आप मान के चल रहे हो, है ना, तो ये आप अज्यूम कर रहे हो, आपने माना है कि आपका जो बिजनेस है ना, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर, फोर्सिएबल मतलब विच यू कैन सी, है ना, ऐसे फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब ऐसा फ्यूचर, आने वाला कल जो आपको दिखाई दे रहा, आने वाले कई सालों तक ये बिजनेस जो है चलता रहेगा, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला, इसका कोई रीजन नहीं है, कोई कारण ऐसा नहीं नजर आ रहा है एट प्रेजेंट कि आपको ऐसा लगता हो कि बिजनेस कुछ सालों में क्लोज डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब हर बिजनेसमैन या हर अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो ये अजम्पशन लेके चलता है, ये मान के चलता है कि जो बिजनेस जिसका अकाउंट मेंटेन हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ये बिजनेस आने वाले सालों में बंद होने वाला नहीं है, ये बिजनेस जो है चलता रहेगा, कई सालों तक चलेगा। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर जो आप देख पा रहे हो, है ना, 10 साल 20 साल, इस कंसर्न को, इस बिजनेस को बंद नहीं होना है, ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा रीजन नहीं है एट प्रेजेंट जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये बिजनेस कुछ सालों में खत्म होने वाला है, क्लोज होने वाला है, शट डाउन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट, सबसे पहला assumption अकाउंटिंग का होता है गोइंग कंसर्न, कि आपको जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि कितने साल तक ये रिकॉर्ड चलने वाला है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस जो है अभी चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ 2 साल में ये बिजनेस ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लोज डाउन हो जाएगा, तो आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे? क्योंकि आप समझ के चलिए, हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, है ना, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? टाइम के बेसिस
पीरियड दे, जो लंबे पीरियड में देगा लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज है उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, है ना। उसी तरह से लायबिलिटीज है जो शॉर्ट पीरियड में पेएबल है उनको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर पेएबल है। जो कई सालों तक चलने वाली लायबिलिटी है जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स है तो वो कई सालों तक चलते हैं, तो ये सब रिकॉर्ड आप मेंटेन करते जा रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में तो ये है कि हाँ 2 साल में तो बिजनेस ही खत्म होने वाला है, तो ये कोई रिकॉर्ड इस तरह से थोड़ी मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड जब भी मेंटेन किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए, यही आपकी सोच होनी चाहिए कि जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो वो सालों साल तक यू कैन से मीनिंगफुल रहेगा, तो आने वाले सालों में इसका पर्पस होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद इसका कोई मतलब ही ना निकले, है ना। तो पर्पसफुल होने के लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि आप आगे जाके कुछ समय बाद यू विल लर्न द चैप्टर डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। हर एसेट की एक इकोनॉमिक लाइफ होती है कि वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। जब आपको पता है कि आपका बिजनेस 2 ही साल में खत्म होने वाला है तो आप ये सब 10 साल 20 साल की बातें करेंगे क्यों, है ना। तो आप ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का पीरियड है इनको अलग अलग जगह में डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है, आप मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म है, ये लंबे समय तक चलता रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है, इसमें कुछ ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण बिजनेस बंद हो जाए, है ना। तो फिलहाल ऐसा कोई रीजन नहीं है। फिलहाल मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिकॉर्ड, जिस समय आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो उस समय आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है सोचने का कि आपका बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये मानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस सालों साल तक चलता रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस साल आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए, जो मेथड फॉलो किया, है ना, जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जो गाइडलाइंस फॉलो की, वही आप नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करोगे, वही उसके बाद भी फॉलो करोगे। ये नहीं कि इस साल आपने, सपोज करिए डेप्रिसिएशन का 2 मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, ठीक है। तो आप कुछ सालों तक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, है ना, कुछ सालों से अचानक से आपका मन किया तो आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करने लगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप जब एक मेथड यूज करते आ रहे हो तो कोई ना कोई कारण रहा होगा उसको यूज करने का, है ना, कोई रीजन रहा होगा, कुछ सोच रही होगी, कोई पर्पस रहा होगा। तो वो पर्पस जब तक चलेगा तब तक, वो रीजन जब तक रहेगा तब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। आपका जो मेथड है, आपका जो तरीका है ना, उसको आप चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंज कभी कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज, है ना। लेकिन हर समय आप बदलते रहेंगे अपने मन से, ऐसा नहीं है। पर्पस होना चाहिए, बहुत जरूरी रीजन होना चाहिए, है ना, कि आप क्यों बदल रहे हो। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और अच्छा प्रेजेंट करे, है ना, और मीनिंगफुल बनाए और पर्पसफुल बनाए, और ज्यादा वो जो रीजन है फॉर द चेंज शुड बी वेरी मच रेलिवेंट, उसका कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से जब मन आया कुछ भी उठा के रिकॉर्ड पे जो तरीके से मन किया वैसे आप रिकॉर्ड मेंटेन कर दिए, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड को मेंटेन करने का जो तरीका आप चलता चला रहे हैं, आप जो करते चले आ रहे हो कई सालों से, आप वैसे ही आगे भी करोगे। हाँ, आप उसको बदल सकते हो, तब बदलोगे जब वो बदलाव सही है और जरूरी है, ठीक है। अगर वो बदलाव जरूरी नहीं है, वो उसमें कोई उसकी और वो सही नहीं है, वो आपके पर्पस का नहीं है, आपके इसको, आपके प्रेजेंटेशन को और मीनिंगफुल नहीं बना रहा है और रेलिवेंट नहीं बना रहा है, तो आपको वो बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन वो बदलाव लाने का कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर साल आप अगर अलग अलग मेथड यूज करोगे डेप्रिसिएशन का, तो आपके रिकॉर्ड को जो लोग यूज कर रहे हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये क्या है, पिछले साल तो आपने ये किया था, इस साल आप ये कर रहे हो, अगले साल आप कुछ और करो। दिस इज नॉट द वे टू मेंटेन रिकॉर्ड। यू हैव टू फॉलो द सेम सिस्टम जो आप यूज करते चले आ रहे हो, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर आपको किसी साल में जाके ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये रीजन आउटडेटेड हो, अब ये सिस्टम आउटडेटेड हो गया है, अब ये सिस्टम यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, अब ये सिस्टम रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। और जब आप चेंज करोगे तो फिर आने वाले
सालों में उसी को फॉलो करोगे। ये नहीं कि इस साल आपने चेंज कर दिया फिर अगले साल से पुराना सिस्टम ले आए या कुछ और ले आए। दिस इज नॉट द वे टू मेंटेन रिकॉर्ड, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना। इंडिया में जो अकाउंटिंग का तरीका होता है इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज करिए आप जिस साल जिस अकाउंटिंग पीरियड, मैंने आपको बताया व्हाट इज एन अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब जिस पीरियड का आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, जिस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज एन अकाउंटिंग पीरियड, वन अकाउंटिंग पीरियड। तो हर अकाउंटिंग पीरियड में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन को किस पीरियड में रिकॉर्ड करना है, इस पीरियड में रिकॉर्ड करना है कि अगले पीरियड में रिकॉर्ड करना है या पुराने पीरियड में रिकॉर्ड होगा, इसके पीछे एक्रूअल कॉन्सेप्ट की जानकारी जरूरी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे सपोज करिए आपने सेल कर दिया, आपने गुड्स सेल कर दिया, है ना। तो जब आपने गुड्स सेल कर दिया तो आप उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है, उससे मिलने वाला जो पैसा है, उसको आप हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर दोगे। किस समय, जिस साल आपने सेल किया है, जिस साल आपने सेल किया है उसी साल में आपको ये रिकॉर्ड करना होगा, भले ही आपको कैश हाथ में मिला हो या ना मिला हो, है ना। आपने पैसा रिसीव किया है कि नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ है सेल का, मतलब हो गया कि आपको पैसा मिलेगा ही, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। जिस पीरियड में सेल हुआ उस पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया, राइट क्लियर। दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उसी तरह से लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हो आप, एक्सपेंसेस को जिस पीरियड में आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया, इनकर मतलब आपको उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू, आपको पता है कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है, कोई खर्चा होता है, तो उससे रिलेटेड कोई बेनिफिट मिलने वाली होती है तभी तो आप खर्च करते हो, है ना। तो जब भी आप एक्सपेंस करते हो, आप कोई खर्च उठाते हो, तो उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू होने वाला होता है। तो जिस पीरियड में रिलेटेड रेवेन्यू मैच हो जाए, है ना, आपको मालूम है कि आपने एक्सपेंस इनकर किया है और उससे रिलेटेड रेवेन्यू जिस पीरियड में हो जाए उसी पीरियड में आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हो। भले ही आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है कि नहीं, आपने कैश उसके लिए दे दिया है या बाद में दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि ये जो रेवेन्यू, ये जो एक्सपेंस है, ये किस पीरियड के रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, किस पीरियड के रेवेन्यू से रिलेटेड है ये एक्सपेंस, क्योंकि हर एक्सपेंस का कुछ रिलेटेड रेवेन्यू होता है। आप जो भी खर्च उठा रहे हो उसको कोई पर्पस है उठाने का, क्योंकि उसके कारण कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो बेनिफिट कब मिल रहा है ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब किस पीरियड में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने बताया कि सेल जैसे ही हो जाता है, जैसे ही सेल आपने कर दिया, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव रिसीव द पेमेंट और नॉट। आपको कैश मिल गया है कि नहीं, पैसा मिला है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सेल किया है, ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंस जिस साल किया है उसका रिलेटेड रेवेन्यू आपको देखना है कि आपको बेनिफिट किस साल मिल रही, आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो। आपको ये नहीं देखना कि एक्चुअल में पैसा आप दे चुके हो या बाद में दोगे, आप उसको रिकॉर्ड तभी कर देते हो जब आप उसको इनकर कर लेते हो, जब आपको मालूम है कि हाँ आपको ये पैसा देना है, ठीक है। तो दिस इज द वे एक्रूअल कॉन्सेप्ट वर्क, है ना। किस तरह से अकाउंट को मेंटेन करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है, ये हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 concepts that are very very important for you, that is going concern, consistency and accrual concept. Okay, so we will complete the balance portion of this chapter in our next session. Thank you.